भारतीय बाजारों के लिए आज एक बार फिर से दमदार एक्शन वाला दिन। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन लगातार तीसरे दिन शानदार रिकवरी और तेजी के संकेत ग्लोबल मार्केट्स और एसजेएक्स निफ्टी से आते हुए मजबूत शुरुआत के बाद क्या ये है आज का बड़ा सवाल? जवाब तैयार है। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है अनिल जी, दमदार ग्लोबल संकेत भी आ रहे हैं, हमारे बाजारों में भी बढ़िया मोमेंटम रहा है। तो फिर आज का सेटअप समझना है सर, बताएं आज के ट्रिगर्स आपको संकेत दीप सारे मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे ही हैं, कहीं कोई खराबी नहीं। अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन मजबूती हुई है, भले कम हुई हो लेकिन हुई। हरे निशान में बंद हुए, जैसा कि उम्मीद थी। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 50 पॉइंट ऊपर डाउ थे, लगभग उतनी मजबूती रही, लेकिन नैस्डैक ने कमाल किया है फिर से अच्छी तेजी के साथ। कच्चा तेल भी बाजार की और रिकवरी के साथ और ओमिक्रॉन के घटते हुए खतरे के साथ ऊपर की तरफ आता दिख रहा है। अब $76 के आसपास कच्चा तेल आपको दिखेगा लगातार छठे दिन, ये भी तेजी में है। वीकली एक्सपायरी है, उस पर नजर रहेगी। 2 दिनों की शानदार तेजी। आज के गैप अप के बाद क्या कुछ एक्शन प्राइमरी बाजार में भरपूर है। एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी आज बाजार में उतर रही है, मैप माई इंडिया। और साथ ही कल का एक काम बाकी है जी सर, श्रीराम प्रॉपर्टीज, उस पर भी राय देंगे। तो ये दो आईपीओ हैं और आज आखिरी दिन है उसका रेड गेन का। तो बहुत सारा एक्शन प्राइमरी बाजार में भी है, इस पर भी पूरा का पूरा विश्लेषण। बिल्कुल सर, तो बढ़िया एक्शन है और एक्शन की शुरुआत करते हैं सर। आईपीओ मार्केट्स पर तो नजर रखी ही है, डेज हाई पर है एसजीएक्स निफ्टी 17,600 पर। आपने बोला था सर ट्रेंड बदलेगा? हाँ जी, 17,600 के ऊपर बंद होने पर एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि उसका ट्रेंड बदलने के लिए तैयार है। हमारे बाजार ऑफ कोर्स थोड़ी दूर है उस डिस्टेंस से, बट ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा आते हुए दिखा है। कल थोड़ी थमी है रैली, बट एक्शन तो कल भी भरपूर था। एक्शन कल भरपूर था और कल एक्सपेक्टेड लाइन पर था। कल के एक्शन और रिएक्शन से मैं सरप्राइज नहीं, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक हुआ है। भले ही अच्छा हुआ, लेकिन जब उम्मीद के विपरीत बाजार ट्रेड करें, बहुत अच्छे या बहुत खराब, तो आपको सरप्राइज और शॉक मिलते हैं। तो आज कल मुझे न सरप्राइज था, शौक का तो खैर सवाल ही नहीं। इतनी उम्मीद की थी कि 17,500 तक जाने की तैयारी में, और आज की उम्मीद मेरी है 17,600 तक की जाने की तैयारी में। 17,600 675 कंजेशन जोन है। तो फॉर ए चेंज पिछले 2 दिनों से परसों भी और कल भी हम बहुत एक्सट्रीमली बुलिश थे, राइट। परसों भी हमने कहा कि ओमिक्रॉन का डर घट रहा है, डरिए मत, घबराइए मत, वापस से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर चेंज आज मैं उतना बुलिश नहीं हूं। अच्छा, हाँ, तो आज मेरा ये सोचना है कि अगर आज बड़ा गैप मिलता है ऊपर में तो प्रॉफिट बुक करेंगे। इंतजार, बुलिश नहीं होने का मतलब ये नहीं कि बेरिश हूं या फिर बहुत मंदी लग रही है, वैसा नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर ये सेंसिबल है, समझदारी वाली बात होगी कि प्रॉफिट बुक करें। हाँ, तो आज जितना बड़ा गैप मिले उतना ज्यादा और उतना जल्दी प्रॉफिट बुक करें। ओपनिंग पर वो तो खैर, अगर 100 पॉइंट मिलता है, 100-125 पॉइंट, तो 17,600 के आसपास, 600 प्लस के आसपास डेफिनेटली 17,600 675 वो रेंज है जहां मैं बहुत कंफर्टेबल हूं प्रॉफिट बुक करने के लिए। एब्सोल्युटली उस रेंज में आता है। 17,550 के ऊपर से मूड बनाना शुरू करें। जरूरी नहीं कि आप 17,550 पर बेचें, इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं, बाजार मौके दे सकता है आपको। और तब आप डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखें जी, वहाँ किस तरह का माहौल है, एशिया पर नजर रखें। और अगर आपको संकेत कमजोरी के आए तो 17,550 से शुरुआत करें, नहीं तो 17,600 पर बिना किसी इन्विटेशन के इंतजार किए 600 से 675, 600, 625, 675, ये 3 लेवल है जहाँ पर आराम से प्रॉफिट बुक करिए। फिर से इंतजार कीजिए नीचे के लेवल का, आपको मौका देगा। एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी होती है। मैं सवाल वही पूछ रहा था, अगर आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो भी आपकी यही कमेंट होती? ये हाँ, फिर तो उसका रीजन है जी, उसका रीजन है कि कल के सेशन के एफआईएस के डेटा उतने मजबूत नहीं जो मैं देखना चाहता था। मुझे लगा फिर भी थोड़े बेहतर आए, आप कहेंगे अच्छे। नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगे, उतने कन्विंसिंग नहीं। क्योंकि कैश मार्केट में बिकवाली कम की है 580 करोड़ की। मैं यही डेटा डिस्कस कर दूं आपके लिए जी। 580 करोड़ की बिकवाली ठीक है, कम है। हाँ। इन दिनों की सबसे कम बिकवाली है। लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स सिर्फ 65 करोड़ के खरीदे, इंडेक्स फीचर सिर्फ 600 करोड़ के। तो कल की तेजी, अगर आपको निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर दिखे और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट और सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर दिखे, तो सिर्फ इतनी सी खरीदारी से तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि कल ट्रेडर्स थोड़े लॉन्ग हो गए। तो पहला कारण वो है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। क्लियर है। दूसरा कारण वो है कि लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजार अच्छे मजबूत हो चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं, थोड़ा रुकेंगे।
तीसरा कारण यह है कि हम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर ढाई ट्रेडिंग सेशन में, 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप इतनी 600 पॉइंट की रिकवरी देख लें, 700 पॉइंट की देख लें, तो फिर सेंसिबल बनता है। और चौथा कारण दीप ये है कि पुट कॉल रेशियो मेरा 1.26 पर है। ओवरबोट तो नहीं है, लेकिन वो कंफर्ट भी नहीं है जो मुझे 1 या इसके नीचे के पुट कॉल रेशियो में रहता है, तो अब हम हल्के नहीं है। और पांचवा कारण यह है कि काफी कुछ शॉर्ट्स कल कवर हो चुके हैं, थोड़े बहुत आज सुबह सुबह गैप अप पे हो जाएंगे, तो इसलिए सेंसिबल ये बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मंदी करके निकल जाएं कि मतलब बिल्कुल शॉर्ट ही करें। एग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिए शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। सो दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे। वापस नीचे आएगा, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, लपकने के लिए तैयार है। 17,350 17,425 की रेंज आएगा तो वहां पर लिया भी जाएगा। अच्छी बात है कि एशिया मजबूत है और इस मजबूती के साथ आपको एक बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत होने का फायदा मिल सकता है। तो आप देखिए मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार, 2.5 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं, 2 ट्रेडिंग, 2.25 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको 600 पॉइंट मिलते हैं, 700 पॉइंट मिलते हैं, सेंसिबल है, वापस लीजिए ना, मौके मिलेंगे, बिल्कुल मौके। मतलब बेसिकली ये कि गैप अप ओपनिंग पे खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करना है। दिन के दौरान जब भी मौका दे, वो जरूरी नहीं कि मौका आप सुबह 9:15 बजे बेचे तो 9:30 बजे ही आपको नीचे दिख जाए। हो सकता है फर्स्ट हाफ आपका मजबूती भरा रहे, आपका पेशेंस टेस्ट करे, पॉसिबल है। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी हो सकता है, आपको आखिरी आधे घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में आपको वो एक डिप मिले। वो कब मिलेगी ये नहीं पता। नहीं, इतनी जन्म कुंडली तो निकालना नहीं आता अंदर, फिर तो एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए थी। बट डेटा के हिसाब से ऐसा लगता है कि इट वुड बी सेंसिबल टू प्रॉफिट एट हायर लेवल्स। बिल्कुल, तो आज हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है अनिल जी की तरफ से। तो आइए सर फिर आज का सेटअप भी समझ लेते हैं, कैसे देख रहे हैं आज के संकेत? सेटअप में दीप बिल्कुल परफेक्ट है। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, हालांकि ग्लोबल मार्केट से कोई खास खबरें अच्छी या बुरी नहीं आई हैं। और संकेत अगर आप देखें तो डाउ एकदम फ्लैट सा बंद हुआ है, नेस्डेक ने सेंचुरी मारी है, तो वो ट्रेंड जो अमेरिकी बाजारों का चल रहा है वही बरकरार रहा है। तो हल्की फुल्की तेजी के साथ रहते, इसलिए ग्लोबल संकेत जो ट्रेंड के साथ है वो पॉजिटिव साइड पर ही है। बॉन्ड यील्ड्स आपकी स्टेबल है जी, और कोई ऐसी खबर है नहीं। ओमिक्रॉन को लेकर कोई खराब खबर आई नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे यहाँ भी कोई ऐसी खास खबर है नहीं। ओमिक्रॉन को लेकर थोड़े बहुत मामले बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है मुंबई में जो पहला मामला था ओमिक्रॉन का वो सकुशल घर पहुंच चुका है। एब्सोल्युटली, दैट इज गुड न्यूज़ कि भाई हाँ, मतलब ओमिक्रॉन ट्रीट होता है, इलाज होता है, घातक टाइप, हाँ घातक नहीं है। और अभी तक सबसे बढ़िया बात ये है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में, हो सकता है मुझे ना पता हो पूरा, लेकिन जो जितना मैंने पढ़ा और सुना है, एक भी डेथ नहीं हुई है ओमिक्रॉन की वजह से। सो इसलिए ओमिक्रॉन का डर धीमे धीमे मार्केट के लिहाज से वैसे कम होता दिख रहा है, वो एक अच्छा संकेत है। शायद एसजीएक्स निफ्टी उसी को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, पॉसिबल है। सो ये चीज़ है। तो ग्लोबल पॉजिटिव है। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल है, मैं बता ही चुका हूं आपको। एफआईएस के संकेतों में दीप 7,800 करोड़ के कल इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं, तो ऑप्शंस में जो बड़ी प्रीमियम बनी है उसका फायदा कल एफआईएस ने ऑप्शंस बेचकर प्रीमियम कमाने के लिहाज से बनाया। आज प्रीमियम में कमी होगी, वो जब हम डेटा डिस्कस कर रहे थे ये रह गया 7,825 करोड़ के ऑप्शन बहुत बड़े होते हैं। हाँ, तो ऑप्शन, इसका मतलब ये कि जब ऑप्शन एफआईएस दबाकर बेचे, इसका 2 मतलब होता है। एक तो ये कि अगर वो कॉल ऑप्शंस बेचें, इसका मतलब अपसाइड लिमिटेड है और एक बड़ी तेजी के बाद आपको ऊपर के ऑप्शंस बेचकर हेज करने में हर्ज नहीं। दूसरा एक, अगर आप पुट और कॉल दोनों बेच रहे हैं, इसका मतलब ये कि एक बढ़िया रिकवरी के बाद में अब बाजार रेंज बाउंड हो सकते हैं। ये तो मैं दूसरे की तरफ जा रहा हूँ, ओके, कि रेंज बाउंड बाजार हो सकते हैं। इस रेंज में निचले सिरे पर आप खरीदारी आते हुए देखेंगे, और वो रेंज आपकी नीचे की सपोर्ट रेंज शायद बन जाए 17,200 से 17,400, ठीक है। ऊपर की रेंज आपकी 17,500 से 17,700 की बन जाए। अगर ये रेंज रहे, इस रेंज में अगर आप दोनों तरफ ऑप्शन बेचकर, पुट और कॉल बेचकर प्रीमियम बना सकते हैं, तो एफआईएस जरूर करेंगे। तो ये डेटा इंटरेस्टिंग है। वायदा कारोबार के संकेत, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं ही। एफआईएस के मैंने न्यूट्रल रखे हैं, उतने मजबूत नहीं है जितने चाहिए। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं, ये एक नोच नीचे आ गया, अब मेरे लिए पॉजिटिव नहीं रहा। सेंटीमेंट जरूर पॉजिटिव हुआ है, ये एक बड़ा बदलाव है 2 दिनों की तेजी के बाद। ट्रेंड मेरे लिए आज 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ट्रेंड न्यूट्रल। क्लोजिंग बोल दिया सर आपने, इंट्राडे बोलते तो शायद फिर भी एक होप होती है। और ये आज थोड़ी बोल रहा हूँ इसको देख के, मैं तो 3 दिन से बोल रहा हूँ बिल्कुल 17,600 के ऊपर में ट्रेंड बदलूं। बट वही है, देखते हैं किस तरह का लेवल वहाँ का निकल कर आता है। पर फिर बड़े लेवल्स क्या रहेंगे आज के ट्रेड के? 17,350 17,425 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए, और स्पेशली जब आप गैप से खुल जाएंगे तो ये रेंज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। नीचे की रेंज फिर एकेडमिक पर्पज से जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, 17,250 17,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन, शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग के लिए भी और खरीदारी के लिए आएगा नहीं। ऊपर 17,500 17,550 हल्की फुल्की शुरुआत का रेंज है, शायद वहीं पर हम शुरुआत करते दिखे 17,550 के आसपास। 17,600 से 17,675 फाइनल टारगेट है इस रिकवरी का, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बिकवाली करने की राय है।
स्ट्रॉन्ग बैक वाली करनी 100%। वहाँ पर आप शॉर्ट भी करें। अच्छा हाँ, 600-675 की रेंज में शॉर्ट भी करना करें, है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। बैंक निफ्टी, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट करने की राय देता हूं किसी भी रेंज में, और जो 2 दिन पहले भी दी थी, क्योंकि रिकवरी में एक पर्टिकुलर लेवल होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, वो पार नहीं होता। लेकिन जब वो पार होता है तो कैसी तेजी बनती है आपने ये देखा, बैंक निफ्टी में आपने देखा कैसे हम मतलब 35,500 के आसपास पार नहीं कर रहे थे। इसलिए कई 10 बार में से एक बार ऐसा होगा कि वो रेंज को पार करे, और जब वो रेंज को पार करता है तो बहुत तेजी से फिर ऊपर जाता है, जो आपने तेजी 2 दिनों में देखी। इसलिए जब भी आप रेंज के ऊपरी एंड पर शॉर्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि 10 में से 8 बार 9 बार आप कमा लेंगे, लेकिन एक बार अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और 2000 पॉइंट बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो रेंज को जब ब्रेक करे ऊपर की तरफ तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नहीं करेगा तब तक आप 3, 4, 5 राउंड जितने कर पाए कर लें, उसमें आपका पैसा बन जाएगा। सही बात है ना। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप देखिए कल जो लेवल्स दिए थे निफ्टी के हायर जोन 17,485 था जी। एग्जैक्ट कल का हाई बताओ आप मुझे। 17,484, यस 37,450 था बैंक निफ्टी का, 375 और 450, 37,384 हाई। मतलब एकदम परफेक्ट लेवल बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है, वहीं पर पहुंच रहा है जहां इसे पहुंचना चाहिए। सो जब बाजार लेवल्स के हिसाब से चल रहा हो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस अपना जरूर मेंटेन करिए। बैंक निफ्टी 36,850, 37,000 दिन का सपोर्ट जोन है। 36,850 के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी में। मैं बार बार कहता था 36,850 के आसपास बेचिए, इसके नीचे बेचिए। 5 बार हमने वो रेंज टेस्ट की और नीचे आए, है ना। 35,327 तक भी गिरे जी, यानी कि वहां से 1500 पॉइंट्स। अब वहां से आपने ब्रेकआउट दिया, तो जब ब्रेकआउट मिल जाए तब आपको शॉर्ट काट लेना है। तो अब आप सपोर्ट के तौर पर 36,850, 37,000 को माने। इसके नीचे 36,600, 36,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 37,525, 37,650 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है जहां पर हम शायद शुरुआत करें। इसके पार निकलने पर 37,750, 37,950 यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली दोनों होनी चाहिए। फिलहाल मैं 38,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी नहीं देख रहा। तो 38,000 के जितना नजदीक आप बेच पाए, प्रॉफिट बुक कर पाए, वो बेटर होगा। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये तो रहे बड़े लेवल्स। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी आज? 17,425, 17,550 ये आपके लिए ट्रेडिंग रेंज है। 17,350, 17,600 दिन की मीडियम रेंज होगी। 17,300 से 17,675 दिन की बड़ी रेंज है। और एक चीज़ और बता दूं दीप की, क्योंकि जब हम सुबह 8 बजे मार्केट डिस्कस करते हैं, ये डेली मार्केट्स हैं, तो आप ट्रेंड को लेकर, जब मैं आज आपको कॉशियस गैप अप ओपनिंग पे कॉशियस होने की राय दे रहा हूँ, तो ये मत समझिए कि मतलब ट्रेंड बदल गया है या बहुत खराब हो गया है या सब कुछ। चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं ओमिक्रॉन के लेवल पर, ग्लोबल मार्केट्स के लेवल पर, एफआईएस की बिकवाली के लेवल पर। सो आप बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लेवल पर खरीदेंगे। तो 100 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद नहीं खरीदना है। तो ऐसा ना सोचे कि मतलब मेरी कमेंट्री से वो मतलब नहीं निकाले कि भाई बहुत ही खराब है अनिल जी, आज बहुत बेरिश है। मैं स्पेसिफिकली आपको कह रहा हूँ कि आज ऊपर की लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है। हाँ, और फिर आप नीचे का वापस से इंतजार करें। सिंपल चीज ये। अंडरस्टूड सर। ठीक है। 36,900, 37,575 बैंक निफ्टी की दिन की रेंज। 36,850, 37,750 दिन की मीडियम रेंज। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से काम चला लेंगे। बड़ी रेंज के तौर पर 36,750, 37,950 लेकर चलें आप। ये बैंक निफ्टी पर आपके सारे रेंज दिन के। अंडरस्टूड सर। बड़े रेंज, बड़े लेवल्स, बड़ी रेंज। अब थोड़ा ये भी समझाएं सर, पीसीआर तो आप कह रहे हैं बढ़कर आया है, लॉन्ग पोजीशंस क्या कह रही हैं एफआईएस की? 71 से 73% हुई। हाँ, एक कारण ये भी है कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग हायर साइड पर है और ज़्यादा। आई थिंक 73 ही था एग्जैक्ट लेवल जहाँ से फिर रिवर्सल हुआ था ना। देखिए दीप, सिंपल सी बात है, 17,000 पे आपको डरने नहीं दिया जी। ओमिक्रॉन जब पहले दिन आया, पहले दिन से बोला 4, 5, 15 दिन की बात है, सब ये भूल जाएंगे हम। डरने नहीं दिया। जब मेरा काम है कि बाजार नीचे गिरे तब मैं डरने नहीं दूँ, जब बाजार ऊपर आए तो मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी ना होने दूँ कि आप प्रॉब्लम क्या है। आप ले लेंगे ऊपर में और फिर इंतजार करेंगे 10 दिन, अटक जाएंगे, फिर भाव आया निकलेंगे, तो फायदा क्या है। इससे बढ़िया हल्के रहेंगे, नीचे मौका मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कल भी कहा था कि एक बार अगर बाजार 17,600 के ऊपर का ब्रेकआउट दे दे तब तो मजे ही मजे। नहीं भी दिया तब भी आपको अगले हफ्ते कैश मार्केट के स्टॉक्स बहुत मिलेंगे, चिंता मत करिए। मौके बहुत मिलेंगे, तो वहां फोकस, जगह रखो ना, है ना। आपको जगह बनानी है अपने पोर्टफोलियो में, इतना ध्यान रखो। मैं वो सवाल पूछने के लिए वेट कर रहा हूँ, एक बार आपका वो लेवल निकल जाए फिर मैं वो सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। बिल्कुल। बट जैसा घट के आया, 6% कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से। पीसीआर जरूर 1.26 से, यानी कि आप देखिए दीप कितना हो गया, 35 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया। 35 बेसिस पॉइंट का मतलब 1/3 होता है 0.9 पर। तो इसका मतलब ये कि शॉर्ट्स काफी कम हुए, लॉन्ग काफी बने,
तो ऐसे में अब वो वाली बात नहीं जो कल आपके सुबह थी। जी। कल सुबह मैं आपको गिन गिन के लाया था डेटा। Absolutely. 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 90 लाख, 1 करोड़ आपके बैंक निफ्टी के। Yes, sir. आज वो सिचुएशन नहीं है। नहीं है। तो नहीं है। इसलिए आपको हाँ ये ज़रूर है कि कॉल राइटिंग अभी भी है जी। अच्छी खासी है, लेकिन आप उसके नीचे हैं जी। तो इसलिए आज देखते हैं किस तरह की पोजीशन बनती है। और एक्सपायरी का दिन भी है, बिल्कुल। वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकती है। ये सारे आपके लेवल्स। अंडरस्टूड सर। मौजूदा पोजीशंस 17,400, किसी को 25 पॉइंट का एडजस्टमेंट करना 375 के 17,400 आपका स्टॉप लॉस है डे ट्रेडर्स के लिए। क्लोजिंग का दूर दे रहा हूँ 17,150 आज के लिए रखिए। कल क्लोजिंग का स्टॉप लॉस भी 17,400 कर देंगे अगर डंकी क्लोजिंग आज मिल गई तो। आज के लिए भी आज के लिए हाँ। बैंक निफ्टी एक ही 36,900 या 36,850 करना है 36,850 करो, जहां से आपने ब्रेकआउट दिया आपकी मर्जी पर, तो 36,850 कर दीजिए, इसको ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा दूर है लेकिन 36,850 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। 800-850 जो भी रखना है रख लीजिए। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो होने नहीं चाहिए। 2 दिनों से आपको चिल्ला के मार्केट करा भी कि डिसिप्लिन के साथ शॉर्ट रहे ना रहे, अब भी अगर हैं तो आज स्टॉप लॉस बहुत दूर का दे रहा हूँ 150 पॉइंट, क्योंकि गैप से 100 पॉइंट ऊपर है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका गैप पे आज खुले। कई बार दीप आप देखिए मैं छोटा स्टॉप लॉस देता हूँ कि गैप से खुलते ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि वहां से भी बढ़ना जैसा कल था। जी याद है कल मैंने छोटा स्टॉप लॉस दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जहां खुल रहे हैं वहां से भी हम और बढ़ेंगे, बिल्कुल कम से कम 75 पॉइंट आपको और मिलेंगे। आज वैसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए मैं आपको गैप से खुलने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और वो 17,625 है। अंडरस्टूड। थोड़ा डिस्टेंस है बट वो जरूरी है। मतलब आप लोगों को लगता है मैं ऐसे ही लेवल ले रहा हूँ, मैं बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और सोचता हूँ कि अगर आपकी एक्चुअल पोजीशन है तो आप क्या फील कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली वो जरूरी है। नहीं तो क्या है, अल्टीमेटली हम नहीं चाहते कि खाली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, लॉस हो जाए, वापस नीचे आ जाए। अगर कोई शॉर्ट है तो उसको भी बराबर मौका मिलना चाहिए। वैसे सही स्टॉप लॉस 17,700 होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, इसलिए मैंने 17,625 का रखा है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा 37,650 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, ये ध्यान में रखिए। अंडरस्टूड सर। नई पोजीशंस कैसे बनानी है? खरीदिए निफ्टी, अगर आता है इस रेंज में तो 17,300 17,425 रेंज में यहाँ आपको खरीदना है। मेरे इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिएगा, ताकि अभी तक आपको जितना कॉशियस वाली टोन लगी है उसके सामने मैं पूरा वापस से इसको कवर अप कर देता हूँ। मेरे इनविटेशन का इंतजार मत कीजिए, इस रेंज में आता है तो ज़रूर खरीदिए। जितना 17,300 के नज़दीक खरीदेंगे उतना आप सेफ है। 17,150 बहुत दूर का स्टॉप लॉस और वही लगाना है, वही लगाना है, नहीं तो मत करना। अगर आप नहीं इतना बर्दाश्त कर सकते मत करिए, क्योंकि जो लेवल निकल कर आ रहे हैं वही बताने पड़ेंगे। ऊपर के टारगेट 17,470, 17,500 दो छोटे टारगेट, 550, 600, थैंक यू वेरी मच, बस 4 ही टारगेट। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप खरीदिए 17,400 के स्टॉप लॉस के साथ। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे ही खराब होगा बाजार, वहां पर स्टॉप लॉस लगा कर खरीदिए। 17,550, 600 दो छोटे टारगेट है, 625, 675 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आइए बेचने के लिए 17,550 से मूड बनाना शुरू करें। 600 पर जरूर बेचें, 625, 675 पर ऐड करें। ओके, 3 जगह 600, 625, 675 में एकदम कंफर्टेबल हूँ। 550 पे देखना पड़ेगा उस तरह के मूड माहौल में, वहीं बेचना है कि रुकना है। ठीक है। स्टॉप लॉस 750 का दूर कर दिया मैंने ताकि आपका ट्रिगर ना हो। चाहे तो 700 भी कर सकते हैं, लेकिन 750 मैंने जानबूझ के रखा है। टारगेट जो बनेगा पहला 500 होगा, फिर 17,475, 17,425 और 17,400, ये टारगेट। ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं दिए, इससे आप समझ लीजिए ऊपर बुक करके जगह बनानी है, बहुत मंदी में नहीं आना है ना। सो इसलिए टारगेट भी आप देख लीजिए छोटे। दूसरा तरीका क्या है, आपको गैप मिल रहा है 100 पॉइंट का, तो आप इस गैप का इस्तेमाल करें बेचने के लिए। क्लियर है। ठीक है, गैप में बेच दें, थोड़ा ऊपर आए और बेचें, तब आपका स्टॉप लॉस छोटा कर रहा हूँ मैं 17,625 का। समझिए आप 17,575, 17,600 पर बेचते हैं तो 17,625 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप, वो 17,425, 400, 350, 300 और 17,250 तक के फाइनल टारगेट है, जिसके लिए आपको बिकवाली करनी है। क्लियर है सर। ये तो रही निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी सर? एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए पहले राय दूंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में बढ़िया एक 36,850 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदें। स्टॉप लॉस छोटा है 37,000 का, टारगेट 37,450, 37,525 दो छोटे टारगेट हैं, 650, 750 मीडियम टारगेट है, 825 और 950 फाइनल टारगेट है। यहाँ टारगेट ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े हैं, यहाँ बड़े, निफ्टी में कम है। दूसरा तरीका ये कि अगर करेक्शन के बाद दिन के दौरान कभी मिले मौका, तो आप खरीदिए 36,850, 37,000 की रेंज में। ओके, इस रेंज में खरीदा जा सकता है। 36,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा,
टारगेट जो बनेंगे 37,125, 37,275, कल का हाई 37,375 और 37,450, ये टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बता ही चुका हूं मैं जी, खरीदारी करने का। बेचने का जो मामला है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप, बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने का मामला नहीं है। आपको रेंज में मिले तो ही बेचना है, और रेंज वो है 37,650। एक्चुअली मैं 37,650 पे भी कम कंफर्टेबल हूँ, मूड माहौल देख के ही बेचना है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बेचने का जो जगह है वो है 37,825। अगर वहाँ पर आता है ज़रूर बेचें इसको, और आप इसका 37,750 से बेचना शुरू करें, 825, 950 तक भी बेच सकते हैं। 38,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ओके, क्योंकि अभी मैं 38,000 के ऊपर की अपसाइड नहीं देख रहा एक बार के लिए। ठीक है, नीचे का जो टारगेट बनेगा 37,525, 37,450, 37,375, 300 और 37,125। अंडरस्टूड। ये सारे लेवल्स आपके लिए निकल कर आ गए हैं। आज का ट्रेडिंग सेटअप, वायदा कारोबार इंटरेस्टिंगली इस सीरीज में कुछ भी नहीं हो रहा है सर, सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग है और कुछ वहाँ पर एक्शन नहीं है। अच्छा, डेटा की हमने फंड्स की तो बात करी, एक बात है सर, जितनी एफआईएस ने कैश में बिकवाली करी उसका 3 गुना कल डीआईएस ने कैश में खरीदा, तो उसका कुछ तो मायने होने चाहिए सर। 100% कि अल्टीमेटली पैसा है, वो आप लगाए, मैं लगाऊं, डीआईएस लगाए, एफआईएस लगाए, पैसा तो पैसा ही है। सो जो पहले इक्वेशन क्या थी, एफआईएस बेचते थे, लोकल कुछ खास नहीं, तीसरी महाशक्ति खरीद रही है, ठीक है, वो खरीदारी होती है। उसके बाद इक्वेशन ऐसी बनी कि फिर घरेलू फंड न्यूट्रली थे, कुछ नहीं कर रहे, एफआईएस बेचने लगे और इधर ये सब थक गए। अब जो सिचुएशन बन रही है वो ताकत वाली बन रही है। ताकत वाली क्या कि वापस से ट्रेडर्स लौट रहे हैं, पूरी तरह से लौटे नहीं, लौट रहे हैं जी। दूसरा, घरेलू फंड ने खरीदारी अच्छी शुरू कर दी, तो इसलिए एफआईएस की बिकवाली के सामने अब आपके पास फ्लोज हैं। क्या होता है, वही वाली बात है, बेच के भी कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो थकेंगे ना, तो थकेंगे, खाली हो जाएगा फिर क्या करेंगे, है ना। तो वो एफआईएस को शायद जितना बेचना था वो काफी कुछ बेच चुके हैं अभी तक, ये लगता है। लेकिन मैं इस बार है ना हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूं कि एफआईएस के मूड को भांपने के लिए, क्योंकि हम इसमें गलत पड़ चुके हैं जी। पिछली बार 2 दिन उन्होंने हाथ रोका, तीसरे दिन वापस, इस बार भी सेम सिचुएशन मुझे दिख रही है, इसलिए आज मैं कॉशियस हूँ। यस सर। मेरी एक कमेंट्री अगर आपको थोड़ी सावधानी वाली लगे तो आज के डेटा देख के मुझे मजा नहीं आया जी, न मुझे पीसीआर देख के मजा आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा रही नहीं जी, न मुझे एफआईएस के डेटा देखकर मजा आ रहा है। तो घरेलू फंड की जो खरीदारी है वो आपको सपोर्ट देगी जी, ठीक है। एफआईएस की बिकवाली आपको ऊपर अटकाएगी अगर यार नहीं खरीदेंगे तो। इसलिए रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना है, और अब जब रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना है तो आपको पता है 17,000 पे सपोर्ट है, 17,500 के ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आज गैप को हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, अनलेस कि कोई डाउ 200, 250, 300 ऊपर हो जाए, तब तो देखो अलग बात है, वो तो मुझे नहीं पता। तो वो तो आपको डायनामिक मार्केट है, हर सेकंड बदलता है, तो वो थोड़ी बहुत तो अपनी दिमाग लगानी पड़ेगी, बट ब्रॉडली जो स्ट्रेटेजी है वो ऊपर में प्रॉफिट बुक करने की होनी चाहिए। डेटा वायदा कारोबार के 17,400 के नीचे ही आप कमजोर फील करें, उससे पहले नहीं, यानी 70 पॉइंट गिर भी जाएं तो आप कमजोर नहीं, क्योंकि 17,400 पर है 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, उसमें से 46 लाख शेयर पुट में कल ही जुड़े, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 17,500 के ऊपर से तेजी फील करें, 30 पॉइंट बढ़ जाए तो भी आप तेज नहीं, पहला पॉइंट 17,501 होगा। 54 लाख शेयर वहां पर कॉल्स में, एक बार 17,500 आपने पार किया तो फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आने की संभावनाएं बनेगी, 17,600 तक जा सकते हैं, वहाँ 60 लाख शेयर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं, हाईएस्ट ही है 17,600 पर। तो ब्रॉडली 17,400 17,600 रेंज आपकी एफएनओ की दिख रही है आज के लिए, और 17,500 बीचों बीच। बैंक निफ्टी 37,000 मजबूत सपोर्ट है, 18 लाख शेयर है वहाँ पर, 16 लाख शेयर कल ही जुड़े, और 38,000 ऊपर में रुकावट का लेवल है, वहाँ 19 लाख शेयर है कॉल्स में, बीच में 37,500 मेक और ब्रेक लेवल है 15 लाख शेयरों का। तो 37,500 से आप तेजी गिनिए, 37,000 से मंदी गिनिए, 500 पॉइंट की रेंज कुछ नहीं, फुटबॉल जाने दीजिए। हाँ, अंडरस्टूड सर, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए आज, और देखेंगे ट्रेडिंग सेशन किस तरह का निकल कर आता है। पर आईपीओ मार्केट की चर्चा करनी है सर, एक जो कल खुली है उस पर भी आपकी राय लेनी है, पर जो आज खुल रही है उससे करते हैं शुरुआत। सीआई इन्फोसिस्टम्स या फिर मैपमा इंडिया जो बेटर नोन नेम है, क्या राय है सर इस पर? पैसा लगाना है 100%, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। क्या कंपनी है दीप, मजेदार, जबरदस्त। आज वैसे मैनेजमेंट सुबह आएगा, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूँ जी, मजा आ गया। मतलब इनकी अच्छी चीजों में पहली चीज तो ये 3 चीजें हैं जहां पर ये मौजूद है, मास, सास और पास। मतलब मैप एज सॉफ्टवेयर सर्विस, और
सास सॉफ्टवेयर एज ए Software as a सर्विस, service. मैप एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। Okay. इनके 3 फॉर्म में मुझे बहुत मजा आता है ये नई नई कंपनियां पढ़ने में, इतना सीखने को मिलता है, नए नए शब्द जानने को मिलते हैं। जी। और लीडर है मार्केट, इनके क्लाइंट लिस्ट देखिए जी। और क्या काम करते हैं। बेसिकली आप जो भी मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं इंडिया में, ज़्यादातर ये मैप्स प्रोवाइड करने की सर्विसेज, ये जैसे आपने आईफोन पर मैप यूज़ किया तो आपको मैप माई इंडिया लिखा हुआ आएगा। कंपनी के जो ब्रांड है वो मैप माई इंडिया है, वैसे सी इन्फो करके नाम है। सो मैप माई इंडिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये मतलब ये लीडर है। और मतलब सरकार का जीएसटी पोर्टल से लेकर मतलब लगभग सारे आरबीआई से लेकर मतलब प्राइवेट सभी मतलब कॉर्पोरेट्स वगैरह सब सभी। तो इसमें पोटेंशियल जबरदस्त है, जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है इस बिजनेस में। और मतलब एक ज़माना था दीप में मैं बताऊं, जब मैंने गूगल का इस्तेमाल शुरू किया जगह से, वो बड़ा यार क्या मतलब क्या है, समझ ये बड़ा कम्बरसम है, कौन ध्यान कैसे करना। अब ये हालत है कि मैं घर से ऑफिस निकलता हूँ, ऑफिस से घर निकलता हूँ तो पहले गूगल डालता हूँ कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ नहीं है, या क्या मतलब कहाँ कौन सा रास्ता लेना चाहिए। मतलब अब आप लाइफ बिना गूगल आप सोच ही नहीं सकते। तो और उसका फायदा है जी, आपको पता है कि आप कितने टाइम में पहुंचेंगे। Absolutely. और इतनी एक्यूरेसी लेवल है जी, जो मतलब ऑलमोस्ट टू द मिनट रहता है। 1.5 घंटे 2 घंटे का भी सफर हो तो मिनट टू मिनट आपकी। बिल्कुल। सो ये चीजें बढ़ने ही बढ़ने वाली, तो पोटेंशियल जबरदस्त है इस कंपनी में। प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं। आमतौर पर नए जमाने की कंपनियां ना, एक ही समस्या है, बहुत पैसा उड़ाती है, कैश बर्न करती है, लॉस करती है। ये कंपनी नायका के बाद दूसरी ऐसी है जो कैश रिच कंपनी है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के बैठे हैं। अरे वाह, हाँ, कितना 150 करोड़ करीबन तो इनके पास कैश पड़ा है। वाह। पर शेयर 20-25 रुपए, कुछ 35 रुपए कुछ कैश है इनके पास में। अच्छा खासा कैश है, डेट फ्री कंपनी है जी, फ्री कैश फ्लोज हैं। सो कोई हिसाब से कहीं कोई समस्या, एसेट लाइट मॉडल है जी। खाली एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयज हैं, बिल्कुल। टेबल कुर्सी और कंप्यूटर और एम्प्लॉइज बस, आईटी स्ट्रक्चर हुआ, आईटी स्ट्रक्चर। सो हर तरह से बहुत बढ़िया कंपनी। ये हो गया। नेगेटिव क्या है? एक चीज नेगेटिव है जो बड़ी है, वो है साइज बहुत छोटी है इस कंपनी की। मतलब आप देखिए कुल मिलाकर मार्केट कैप होगा इसका 5,500 करोड़ का, इशू 1040 करोड़ का है, रेवेन्यू खाली 150 करोड़ का है। अभी पिछले साल का रेवेन्यू 150 करोड़ का है, इस साल अभी जरूर 6 महीनों का 100 करोड़ के आसपास का है। सो ग्रोथ है, लेकिन हमें पास देखेंगे तो पैसा नहीं लगा पाएंगे, फ्यूचर देखेंगे तो पोटेंशियल बनेगा। तो एक छोटी साइज की कंपनी में थोड़ी जो रिस्क होती है वो हमेशा इसके साथ में वो आपको लेकर चलना पड़ेगा। एंकर बुक अच्छी बनकर आई, तो मेरा ये समझना है 1033 रुपये का जो इशू प्राइस है, ये जो मेरे शब्द थे नायका के वक्त कि ये लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है, ये शेयर भी लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। वाह। और दूसरा ये कि कोई लिस्टेड पेयर यहाँ पर है नहीं इंडिया में। बाहर आप कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन छोटी साइज की कंपनी में एक चीज़ और मैंने जो सीखी है दीप, जिसकी वजह से मैं क्योंकि कोई भी मुझे पूछेगा अरे ये तो क्या है भाई, अगर 150 करोड़ की रेवेन्यू को आप कितना टाइम मल्टीपल दोगे मार्केट कैप में? सही बात है, बराबर। मतलब लिमिट होती है, बात तो सही है, 18-20 गुना थोड़ी दोगे। लेकिन छोटी कंपनी साइज की कंपनियों में एक चीज़ देखनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आप उसका बेस छोटा है, उस पर ग्रोथ के स्कोप ज़्यादा है। समझिए 150 करोड़ की कंपनी 2 साल में 300 करोड़ की हो जाती है, जो कि बड़ी बात नहीं है जी। तो आपको फिर महंगा नहीं है। तो आपको अगर 2 साल का व्यू है और 2 साल में अगर रेवेन्यू 150 से 300 करोड़ हो जाए और शुरुआत के 5-6 महीनों का 100 करोड़ है ही, अच्छा रहे, तो बड़ी बात नहीं ना फिर आपको। तो इसलिए पास्ट डेटा देखकर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मिस कर जाएंगे। सो बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए मैं वैल्यूएशन थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ। और आप ये रिसेंट आईपीओज में जो आपकी कुछ चेकलिस्ट मैंने ऑब्जर्व करी है, सारे टिक कर रहा है उस हिसाब से। हाँ, ये सारे टिक और आई एम श्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड भी कोई इश्यूज आए नहीं है। मतलब एक्चुअली मैं बताऊँ नेगेटिव ढूंढने में मुश्किल आई थी, खाली एक ही बड़ी मुश्किल से ये ढूंढा कि 150 करोड़ का रेवेन्यू छोटी साइज की, बाकी ठीक है, कंपनी अच्छी है। डन सर। तो चलिए मैप माई इंडिया, मास पास सास, ये अच्छी थीम निकाली है, मास पास सास। कुछ सीखते रहे तो अच्छा लगता है कि हाँ अभी भी। और इन नई कंपनी से तो और भी हमने बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। चलिए, तो ये तो है आपके लिए न्यू एज कंपनी मैप माई इंडिया। अच्छा, एक ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस है बट अच्छे प्रमोटर ग्रुप के श्रीराम प्रॉपर्टीज, जो आज आप राय देने वाले थे, क्या सलाह बनती है सर इस पे? नहीं, फ्रेंकली बताऊं, मैं कंफ्यूज हूँ इसको लेके। मैं क्लियर राय नहीं बना, और मुझे वो एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से लगती है कि ना पैसा नहीं लगाना चाहिए, और कुछ चीज़ें लगती है कि लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। अच्छा। नहीं है तो नहीं है, मतलब उसमें क्या है, मतलब आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो पैसा लगाइए। क्यों लगाना चाहिए वो बताऊँ। पहला, जैसा आपने कहा श्रीराम ग्रुप की कंपनी है,
बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। बिल्कुल। दक्षिण भारत में बहुत गजब की प्रेजेंस है। बिल्कुल। बेंगलोर चेन्नई में इनका ज़्यादा कारोबार है। अच्छी स्पेस में मिड साइज घर बनाते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में है जहां डिमांड रहने वाली है। और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ जी। आप तो हैं, है ना, इस साल की थीम भी है। हाँ, और जो शुरुआती फेज में जो कंपनी को दिक्कतें होती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आने में टाइम लगता है, उस दौर से कंपनी निकल चुकी है या निकलने वाली ही है, बस वो तैयार है टेक ऑफ के लिए। तो ये तो अब अगले 2-3 साल में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी और उसके दम पर आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। अब आइए, क्यों नहीं लगाना या नेगेटिव क्या है? साइज बहुत छोटी है। रियल एस्टेट में 50 कंपनियां हैं और इससे बड़ी बड़ी साइज की जितनी चाहिए उतनी, सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, सिर्फ 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ बहुत 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 छोटी कंपनी है, कोई डाउट ही नहीं। तो उस हिसाब से साइज बड़ी छोटी है। अब बड़ी साइज की, छोटी साइज की कंपनी बड़ी बन सकती है। दूसरा ये कि अभी तक लॉस मेकिंग है। शायद वही है कि जो कल हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट का कहना है कि वो कंप्लीशन मेथड पर जाते हैं, जब तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते वो उसको, क्योंकि आपने रिसीवेबल्स में देखा ना, मैंने पूछा था 350 करोड़ आपके ये जो पड़े हैं कौन से हैं? तो उनका कहना था भाई ये तो हमने एडवांस लिए हुए हैं घर के सामने, हम तब बुक करेंगे जब घर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जैसे कंप्लीट हो आपका 350 करोड़ रेवेन्यू में चला गया, करेक्ट है ना। तो ये अब धीरे धीरे आने लगेगा। तो उस लिहाज से अगर आप फ्यूचर देखकर, श्रीराम ग्रुप के प्रमोटर्स को देखकर अगर भरोसा करें, लगा लीजिए। हो सकता है लिस्टिंग के बाद नीचे मिले, तब और खरीद लीजिएगा जी, वो एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, एक लिस्टिंग के बाद ले लें। और तीसरा जो है, जिसकी वजह से ये मन करता है कि लगा लेने में हर्ज नहीं, 2000 करोड़ का ही तो इशू है, छोटी साइज का इशू है, छोटी प्राइस का भी है, 118 रुपये कुछ है, कुल मिला के इशू साइज 600 करोड़ है। तो कई बार कहते हैं गेम हो जाता है छोटी साइज की इशू में, हो जाए तो हो जाए, यू नेवर नो सकता है। तो अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है, लिस्टिंग के बाद नीचे आए वहाँ और ऐड कर सकते हैं तो लगा लीजिए। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो लगा लीजिए, वरना फिर इशू के बाद देखेंगे। और मैप माई इंडिया इस पर लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों। दिमाग कहता है कि बहुत सारे ऑप्शन है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्यों जरूरी थोड़ी हर इशू में पैसा। इस साल तो बहुत ही कहता है कि कुछ हो जाएगा इसमें, हो सकता है। हाँ। पहले दिन एक्चुअली रिस्पांस ठीक मिला सर, पहले दिन के हिसाब से 90% कुछ भरा है ना, ठीक है, नॉट बैड। इनफैक्ट रेड गेन का जो रेस्पॉन्स है वो कम है जी, वो मेरी उम्मीद से कम रेड गेन में कम हुआ, ये थोड़ा सरप्राइज है। आज आखिरी दिन है, चलिए देखते हैं कैसे उसके फाइनल फिगर्स भी निकल कर आते हैं। पर आइए फिर जानते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही ढेरों खबरें भी जो हैं। देवांशी, मानसी, वरुण और वरुण, बस 3 ही है, आज आशीष छुट्टी पर है। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए, सबसे पहले तो शिवालिक रसायन, एशियन एनर्जी एक्सचेंज, इन दोनों कंपनीज को अपने रडार पर रखें, क्योंकि ऑलरेडी बीएसई में लिस्टेड है, लेकिन आज से ये एनएससी में भी लिस्ट होते हुए दिखेंगे, तो इसके चलते थोड़े से गेन्स आ सकते हैं। फिनो पेमेंट्स, जैसे कि हमने कल नाइका में देखा था, एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड है 30 डेज का, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, और इसके चलते आज यहाँ पे भी थोड़े से जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक में रह सकती है। इसके साथ ही प्राइस बैंड रिवीजन आज होता हुआ दिखेगा आईएफसीआई का, जो कि 20% से 10% हो चुका है। रेट गेन ट्रैवल, जिसके हम अभी फिलहाल बात कर रहे थे, इस पर नजर रखनी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है आईपीओ का। अब तक हमने देखा है करीब 75% ही ये इशू भरा है, लेकिन रिटेल से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, करीब 4 गुना ये इशू भरता हुआ दिखा है। हालांकि एनआईआई और क्यूआईबी से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वेदांता, 11 दिसंबर को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक है। याद दिला दूं कि कल ही हिंदुस्तान जिंक का भी डिविडेंड आता हुआ दिखा है, अब वेदांता भी डिविडेंड देता हुआ दिखेगा, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही कैनफिन होम्स, जहां पे 14 दिसंबर को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। ये दोनों स्टॉक्स डिविडेंड के चलते आज फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण, बताएं आज के कुछ खबरें भी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रेलटेल, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल से इस कंपनी को 211 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट से जुड़ा ये ऑर्डर है और करीब 12 महीने में इनको ये ऑर्डर पूरा करना है। ग्लैंड फार्मा, यूएसएफडीए से एक हार्ट अटैक के इंजेक्शन के लिए इनको टेंटेटिव मंजूरी मिली है। 180 दिन का ये जेनरिक ड्रग एक्सक्लूसिविटी मिलने की संभावना है और अंतिम मंजूरी मिलने के बाद प्रोडक्ट को मार्केट में ये कंपनी उतारेगी। एशियन पेंट्स, इन गवर्न की रिपोर्ट पे इस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। इनका कहना है कि गलत फैक्ट्स के दम पर रिपोर्ट जारी की गई है, पूरी जांच किए बिना ही रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। सभी रिलेटेड पार्टी डील्स पर निर्धारित प्रक्रिया जो है वो उसके तहत ही काम हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर इस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। डेटा पैटर्न्स का आईपीओ जो है वो अब 14 दिसंबर को खुलेगा, 16 दिसंबर को बंद होगा, और जो प्राइस बैंड है 555 से 585 का रखा गया है। और एक एचपी एडेसिव्स लिमिटेड का आईपीओ जो है 15 दिसंबर से खुलने वाला है, 17 तारीख को बंद होगा। प्राइस बैंड जो है 262 से 274 का रखा गया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें जहां पर आपको रखनी है नज़र।
थोड़ी कम खबरें हैं, बट चलिए नजर रखेंगे किस तरह का इन सारे स्टॉक्स पर एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए ब्रोकरेज आज क्या कह रही है ये बताएंगे हमें मानसी FIR में। मॉर्निंग मानसी, बताइए क्या कहना है आज ब्रोकरेज का। गुड मॉर्निंग दीपांशु। इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। शुरुआत यूबीएल पर JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई उससे करना चाहूंगी। दमदार रिपोर्ट है। इनका कहना है कि सॉलिड रीओपनिंग प्ले देखने को मिलेगा जिसका कंपनी को फायदा होगा। साथ ही मार्केट शेयर मोमेंटम भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ओवरवेट रेटिंग इनिशिएट की है इन्होंने, टारगेट 1820 के दे रहे हैं। कल 1552 पर क्लोज होता हुआ दिखा था। तो दमदार रिपोर्ट और अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट बैंक्स पर आती हुई दिखी है। SBI पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय, लक्ष्य 620 के। वहीं HDFC बैंक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय, 1950 के टारगेट्स। कोटक महिंद्रा बैंक पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखने की राय है, यहां पर लक्ष्य 2000 के दे रहे हैं। ICICI बैंक आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय, टारगेट्स 900। इंडसइंड बैंक पर भी आउटपरफॉर्म रेटिंग मेंटेन करने की राय है, 1320 के टारगेट्स के लिए। एक्सिस बैंक पर भी आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी जा सकती है, 960 के टारगेट्स के लिए। SBI पर जेफरीज की रिपोर्ट है, यहां पर अपग्रेड इन्होंने किया है। जहां होल्ड रेटिंग दे रहे थे, खरीदारी की राय अब दे रहे हैं। टारगेट यहां पर 600 के सुझाए हैं। वहीं CLSA की रिपोर्ट अशोक लेलैंड पर आई है, यहां पर बाय की रेटिंग इन्होंने दी है, अपग्रेड किया है। आउटपरफॉर्म से बाय की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट्स बढ़ा दिए हैं इन्होंने, 145 से 153 कर दिए हैं। CV अपसाइकिल जो है आने वाले कुछ सालों तक बरकरार रहेगा, रिकवरी और LCV डिमांड जो है वो भी अच्छी रहने की यहां पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। AB फैशन पर CLSA की एक रिपोर्ट है, बाय रेटिंग यानी खरीदारी की राय बरकरार रखने की यहां पर राय दी गई है, 325 के टारगेट्स। लाइफस्टाइल जो है वो फास्ट रिकवरी देख रही है और पैंटलून्स के मार्जिन्स जो हैं वो भी एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे, जिसके चलते ये पॉजिटिव रिपोर्ट। मैक्वायरी की एक रिपोर्ट पेटीएम पर आती हुई दिखी है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखने की राय दे रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि डिजिटल पेमेंट चार्जेस रिव्यू करने के लिए RBI डिस्कशन पेपर जारी करेगा और ये एक रिस्क साबित हो सकता है। टारगेट्स 1200 के दे रहे हैं, अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय। जेफरीज और सिटी की इंडिया स्ट्रैटेजी पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर जेफरीज का मानना है कि एक इकोनॉमिक सुपर साइकिल में भारत जाता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशंस कंसर्न जरूर हैं, लेकिन GDP ग्रोथ 7% से ज़्यादा और अर्निंग्स ग्रोथ 15% प्लस जाने का अनुमान कैलेंडर ईयर 22-23 तक लगाया जा रहा है। इंडिया मार्केट 2022 तक एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। 2022 के आगे यहाँ पर और ज़्यादा मजबूती के पूरे अनुमान है। ओवरवेट है ये फाइनेंशियल्स, प्रॉपर्टी और ऑटो पर। वहीं सिटी ओवरवेट है फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट पर। साथ ही अंडरवेट है कंज्यूमर और मटेरियल सेगमेंट पर। और अंत में क्रेडिट स्विस, HSBC और सिटी की RBI पॉलिसी पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। रैशनल रिपोर्ट्स, इनका कहना है कि अनुमान के मुताबिक ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेट्स जो हैं उन्हें अनचेंज रखा है। यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। लिक्विडिटी सरप्लस भी है, लेकिन समझना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक्स को RBI से अब क्या मिलेगा। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स और साथ ही खबरें भी जो आपको हमारी पूरी टीम ने बताई। इन पर पूरा एक्शन आज बनने वाला है। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ। पिक ऑफ द डे का है वक्त। बंसल जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, जो मेरा पिक ऑफ द डे है, इसको तो आप पिक ऑफ द डे माने, पिक ऑफ द वीक माने या पिक ऑफ द ईयर माने, ब्रोकरेज रिपोर्ट को बीट करता है। स्टॉक है ग्लेक्सो फार्मा। ग्लेक्सो फार्मा, इसको काफी बार हमारे सिटी जी ने रिकमेंड करा है और इसमें एक बड़ा रिवर्सल हो रहा है। इसमें 1-2 बार पीछे बायबैक वगैरह हुए थे, स्टॉक साइडवेज था। तो ये स्टॉक कल के सत्र में स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया और स्टॉक अभी खुले नीले आकाश, अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। पिक ऑफ द डे के नजरिए से 1800 का स्टॉप लॉस है, 1940 का स्टॉप, 1940 का टारगेट है। बट बेटर होगा कि अगर इसको कोई बाय एंड होल्ड करता है तो 6 से 8 महीने के अंदर 2500 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अनिल जी, ये एक्सक्लूसिवली यहीं पर शेयर करा है और फैंटास्टिक इसकी ROE फैंटास्टिक है। फार्मा कंपनी है और IT जो कंपनीज की जो ग्रोथ है उसके फंडामेंटल्स को बीट कर रहा है। काफी समय से स्टॉक रुका हुआ था, अब ये दौड़ने भागने को तैयार है। तो ग्लेक्सो फार्मा पर खरीदारी की राय है। ओके, ग्लेक्सो फार्मा पर करें खरीदारी।
एफएनओ में है या अभी भी कैश में? नहीं सर, एफएनओ में कैश में ही है। 1940 का टारगेट रखा जाए और सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, तो आइए सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट जान भी ली जाए। सेठी साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो बाजार में तो 2 दिन में बिल्कुल धुआंधार तेजी हुई है, कारण कुछ भी बोले, इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव, फिर ये जो ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको लेके जो चिंताएं वो लगभग दूर हो गई, और जो बॉम्बे में भी एक केस था वो भी पेशेंट सकुशल वापस घर चले गए। तो अब ये तेजी बिल्कुल मुझे लगता है बाजार में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, बट वो खरीदारी करने का ही मौका समझना चाहिए। हम बाजार में ऊपरी लेवल से अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब वापस चलने को तैयार हुए हैं। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे एक फार्मा कंपनी है वापस। कल दोपहर के शो में भी मैंने ग्लेनमार्क फार्मा को रिकमेंड किया था, और अभी मैं एफएनओ स्पेस से एल्केम लेबोरेटरीज मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि कल 3471 पे दिसंबर फ्यूचर्स बंद हुए हैं। इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है फार्मा सेक्टर वापस से अब फोकस में आ रहा है। तो यहाँ पे आज का मेरा टारगेट है 3550 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 3430 रुपए। ओके, तो एल्केम लैब ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब की जो लिस्ट है, जिसे बाकी का जो खजाना है उस पर भी नजर डालेंगे थोड़ी देर में। तब तक आइए कुणाल जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात कुणाल जी। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है रेडिंगटन के चार्ट को अनिल जी देखें तो बहुत समय से ये स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, और कल के ट्रेड में हमने देखा इसने 153 पर एक रेजिस्टेंस है उसको पार करके उसके ऊपर क्लोज दिया। तो मुझे लगता है अनिल जी इस स्टॉक में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 170 पर अगला रेजिस्टेंस है, वो टारगेट हो सकता है। 165 का टारगेट लेकर के बाय करें और 152 का स्टॉप लॉस रख लें। 152 के स्टॉप लॉस के साथ 165 के टारगेट के लिए रेडिंगटन में करें खरीदारी। और किरण जी, आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप मॉर्निंग। देखिए, बाय करके चलना चाहिए और कैश का स्टॉक है बालाजी अमाइंस। काफी अच्छी करेक्शन देखने को मिली है इस स्टॉक में, और नीचे में अभी एक बुलिश पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला, बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ। उसके साथ डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स देखने को मिले, तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 3225 के आसपास होना चाहिए, और टारगेट्स के लिए पहले छोटे टारगेट्स है वो 3500 है, पर 3500 के ऊपर के टारगेट्स अगर आप क्लोजिंग मिलती नजर आएगी एक से 2 दिनों में, तो मेरा मानना है कि 4000 तक जाने का दमखम ये स्टॉक बिल्कुल रखता है। 3500 और 4000 बड़े टारगेट बालाजी अमाइंस, एक और कैश स्टॉक। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे यूबीएल को सिलेक्ट करना चाहिए। यूबीएल ये स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बनना चाहिए। कल और परसों में स्टॉक में एक लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिला है, और ये बाउंस बैक यहां से कंटिन्यू होना चाहिए। 1550 के आसपास खरीदारी करें, 1530 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 1580 से लेकर 1600 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें यूबीएल के अंदर। के यूनाइटेड ब्रूअरीज यहां खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। और पालिया साहब भी हमारे साथ हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा स्टॉक भी आज फार्मा स्पेस से ही रहेगा, और उसमें मुझे अरविंदो फार्मा का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट, हमें एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, और जिस तरीके से कल के सेशन में एक्शन देखने को मिली, हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनाते हुए दिखेगा। 725 से 730 तक के टारगेट हमें लगता है अरविंदो फार्मा फ्यूचर में आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से 695 ये स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी, तो औरो फार्मा पे बाय करने की सलाह है आज के सेशन में। फार्मा है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक में पिछले 2 दिनों में बढ़िया एक्शन दिखा है, 700 के ऊपर बड़े लंबे समय बाद हुआ है बंद भी। आइए सेठी साहब से जान लें उनकी और वायदा कारोबार की पसंदीदा पिक्स। बताएं सर आज के लिए कहां नजर रखनी है। बिल्कुल अनिल जी, जो बाकी के स्टॉक्स हैं उनमें खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि कल 754 रुपए 65 पैसे पे फ्यूचर्स बंद हुए हैं। इस स्टॉक में भी मुझे लगता है बाजार में जो तेजी है उसको लीड करने वाला स्टॉक है, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। 770 का मेरा आज का टारगेट है, 745 का स्टॉप लॉस। फिर तीसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स, जो कि 203 के लेवल पे बंद हुआ है। ये स्टॉक भी जब ये दिक्कतें शुरू हुई ओमिक्रॉन को लेके, तो जो ये ओपनिंग अप वाली थीम के सेक्टर्स वाले सभी स्टॉक्स में गिरावट आई, और इस स्टॉक में भी अपने जो रिसेंट हाइज है 240-250 के आसपास, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर स्टॉक अब वापस से रिकवरी करने लगा। मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक यहाँ से भी और चलना चाहिए। तो 208 के टारगेट है आज के, और 200 का स्टॉप लॉस।
चौथा स्टॉक है एक मिड कैप आईटी कंपनी एफएसएल, जो कि एक पसंदीदा स्टॉक रहा है बहुत निचले लेवल से। कल ये 172 के आसपास बंद हुआ है। इसमें भी खरीदारी करने की सलाह, 180 का टारगेट है और 165 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मैकडॉवेल, जो कि कल दोपहर के शो में भी किसी के रडार पे था। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज भी तेजी करनी चाहिए। 918 के लेवल पे बंद हुआ है, 935 का टारगेट है और 910 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। पहला है आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर 753 के आसपास बंद हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, ये खरीदें आप। 745 का स्टॉप लॉस और 770 का आपका होगा टारगेट, नोट कर लें। दूसरा है इंडियन होटल, 202 के आसपास बंद हुआ है, 200 का स्टॉप लॉस, क्या बात है, बहुत ही छोटा वाला, 208 का टारगेट। तीसरा है एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, यूएसएल नहीं, एफएसएल कर दीजिए, 172 पे बंद हुआ है, 165 का स्टॉप लॉस है, 180 का टारगेट। यूएसएल 170 आ जाए तो बहुत लोग लेने को तैयार बैठे हैं। पूरी दुनिया खरीद लेगी सर। पूरी दुनिया। और आखिरी है मैकडॉवेल यानी कि यूएसएल, जहां पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। मैकडॉवेल का भी आपके सामने लेवल आता है, 916 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, 910 का स्टॉप लॉस और 935 का टारगेट। ये 4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर रखनी है आपको नजर। ओके, तो बढ़िया रिकमेंडेशन सेठी साहब की तरफ से और काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं, यहाँ पर भी डाल देते हैं नज़र। सेठी साहब, वेदांता, इस पर राय दें। हिंदुस्तान जिंक ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब 11 तारीख को वेदांता के लिए भी बोर्ड बैठक है डिविडेंड पर सर। बिल्कुल दीपांशु, पॉजिटिव न्यूज है। इतनी जल्दी ये डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ऐसा उम्मीद नहीं थी। हालांकि ऐसे माना जा रहा था, बाजार भी समझ रहा था कि जिस तरीके से इनको जो हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड जो मिलना है उसमें करीबन 4,950 करोड़ रुपए वेदांता को मिलेंगे और इन्होंने ये पास ऑन करने का निर्णय किया है। हालांकि डिविडेंड की रेट या डिविडेंड कितना होगा ये अभी किसी को मालूम नहीं है, बट जिस तरह के डिस्काउंट फ्यूचर्स और कैश में कल परसों से बनने लगे थे, बाजार मान रहा था कि डिविडेंड जल्दी और इसी एक्सपायरी में आना चाहिए, तो एक डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है। बट मुझे लगता है इस बार ये अनलाइक लास्ट टाइम स्पेशल डिविडेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि 5% के जो ऊपर का डिविडेंड होता है, जो पिछली बार इन्होंने 18 रुपए का डिविडेंड दिया था, जो कि क्लोजिंग प्राइस से 5% था और F&O वालों को भी उसका एडवांटेज या बेनिफिट मिला था। मुझे लगता है उतना बड़ा डिविडेंड नहीं होगा, हालांकि बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं लगता है, बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है। और इस स्टॉक पे मैं मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म पे भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को ब्लाइंडली खरीदना चाहिए। ब्लाइंडली खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर इस स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदें। बट जो सेठी साहब भी बात कह रहे थे सर कि स्पेशल डिविडेंड इस बार नहीं होगा और शायद फ्यूचर्स भी इतने बड़े डिस्काउंट पर इसलिए चल रहे हैं। वैसे खरीदने की राय है, लेकिन मेरी थोड़ी सी राय सेठी साहब से फॉर ए चेंज अलग है। आमतौर पर वेदांता मैंने भी हमेशा खरीदारी करने का, मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे का इंतजार किया जाए, क्योंकि जो डिस्काउंट बन रहा है ना, आप देखिए 5-6 रुपए का डिस्काउंट है। इसका मतलब क्लियर कट है कि स्पेशल डिविडेंड 5% से ज़्यादा का डिविडेंड होता है तो बेनिफिट सबको मिलता है, F&O वालों को भी मिलता है। 5% के डिविडेंड का मतलब कितना हो गया, 17 रुपए से ज़्यादा, 17-18 रुपए, शायद उससे कम डिविडेंड होगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन है 5,000 करोड़ रुपए जो इनको हिंदुस्तान जिंक से मिले, उतना का उतना डिविडेंड देंगे तो 12-13 रुपए का, 14 रुपए का, इससे ज़्यादा का डिविडेंड बनेगा नहीं। तो शायद मार्केट उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक बार डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो जाए, ये गैप नीचे आ जाए, फिर बाद में लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे पॉसिबिलिटी है मिलने की। अगर 310, 315, 320 आए तो वहाँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल, 300 से 315-20 की रेंज में बहुत कंफर्टेबल हूँ। सेठी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी सर, बताएं। बिल्कुल अनिल जी, आप भी सही हो। जिनका फ्यूचर्स में खरीदने का इरादा है उनको थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि इसको चूंकि एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए खरीदना है और डिविडेंड का भी एडवांटेज लेना है, तो कैश मार्केट में खरीदारी करें। जो निवेशक है, छोटे निवेशक है, वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कैश मार्केट में खरीदारी करें इन लेवल्स पे भी। फिर उनको जो डिविडेंड का जो डिस्काउंट होना है वो फ्यूचर्स पे ही ज्यादातर देखने को मिलेगा, बट कैश के जो लेवल्स है वो मुझे लगता है इंटेक्ट ही रहेंगे। तो कैश के लेवल्स पे, इन लेवल्स पे भी खरीदारी करेंगे और फिर जो भी डिविडेंड आएगा उसका बेनिफिट भी उनको मिल जाएगा। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। फ्यूचर्स में खरीदने के लिए इंतजार करना चाहिए। मैंने तो गलती कर दी, फिर आज ऑप्शंस के लिए मैंने रेकमेंड किया तो अच्छा उसको फिर कैंसिल करवा देते, क्योंकि वो एडजस्ट होगा शायद। आज डिविडेंड का अनाउंस, फ्यूचर कैश में जिनको खरीदना उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनके तो डिविडेंड आ जाएगा ना, फ्यूचर्स वालों को फायदा नहीं होगा, इसलिए फ्यूचर को ये बात सही है। आइए, वागले साहब भी हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है औरोबिंदो फार्मा। कैश के लेवल्स दे रहा हूँ, 702 का बंद है, 693 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है 735, 738, 738 तक के लेवल्स हमको 1 से 2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए।
ओके, तो वागले साहब और साथ ही हमारे पालवे साहब दोनों की राय औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए भी 735, 738 के टारगेट, 730 के टारगेट पालिया साहब ने दिए थे। वागले साहब के टारगेट थोड़े से ऊपर की तरफ आते हुए आपके लिए इस वक्त। ओके, तो ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर कंसेंसस व्यू बन रहा है। कैनफिन होम्स, पालवे साहब जरा इस पर भी राय दें। यहाँ पर भी डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है 14 तारीख को। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? तो दीपांशु जी देखिए, स्टॉक में एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था। पिछले दिनों में स्टॉक का एक बेस बना है करीब 765 के आसपास। कल के सेशन में भी एक अच्छी बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिली है। हमें लगता है स्टॉक में हायर साइड पे 598 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ। जैसे ये 600 के लेवल को क्रॉस करेगा तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव जो कि इसको 630 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे करेक्शन के बाद स्टॉक एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 575 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इमीडिएट टारगेट है 600 का, उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो 620 630 तक के अपसाइड भी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कैनफिन होम्स। नजर रखिए इस काउंटर पर भी आज ट्रेड में कैसे करता है।